गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टी टेस्ट के अंतिम प्रकार यानी कि पेयर टू सैंपल टी टेस्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इस टेस्ट में भी सैंपल दो रहते हैं लेकिन सब्जेक्ट सेम होते हैं। ध्यान दीजिए, सैंपल दो होंगे लेकिन सब्जेक्ट जो होगा वो आपका एक ही होगा, क्योंकि सेम इंडिविजुअल्स आर स्टडीड मोर देन वंस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सेम इंडिविजुअल्स जो होते हैं, सेम सब्जेक्ट जो होगा वो एक से ज़्यादा परिस्थितियों में उनको स्टडी किया जाता है। द मेजरमेंट्स मेड ऑन द सेम पीपल बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन। पीपल सेम रहेंगे लेकिन जो मेजरमेंट्स हम करेंगे वो बिफोर या आफ्टर करते हैं। जैसा कि स्लाइड पर दिए हुए उदाहरण से क्लियर हो रहा है। स्लाइड में देखिए क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 9 स्टूडेंट्स was tested before and after training. State at 5% level of significance whether the training was effective from the following scores. इसमें क्या है, 9 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। उन्हीं 9 स्टूडेंट्स की मेमोरी कैपेसिटी का टेस्ट किया गया है बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि बिफोर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स अलग थे और आफ्टर ट्रेनिंग जो स्टूडेंट आए वो अलग है। सेम सब्जेक्ट को अलग अलग कंडीशंस में क्या किया गया, टेस्ट किया गया और उनके स्कोर्स क्या किए गए, दे दिए गए हैं कि ट्रेनिंग के पहले क्या स्कोर मिले थे मेमोरी कैपेसिटी को 9 स्टूडेंट्स के, और ट्रेनिंग के बाद बाद जो मेमोरी कैपेसिटी स्टूडेंट्स की आई उन्हीं 9 की उसको भी दिया हुआ है। तो समझ में आ गया इसमें क्या हो गया, जो सब्जेक्ट था वो सेम था। एक बार और देख लीजिए, इसमें 9 छात्रों का एक ग्रुप है जिसकी मेमोरी कैपेसिटी का टेस्ट किया गया है और इससे हमारे पास 2 सैंपल आए। ध्यान से सुनिएगा। पहला सैंपल 9 छात्रों की मेमोरी कैपेसिटी ट्रेनिंग के पहले का था और दूसरे सैंपल में उन्हीं 9 छात्रों की मेमोरी कैपेसिटी को लिया गया लेकिन ट्रेनिंग के बाद। तो इससे क्या हो गया, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैंपल 2 हैं लेकिन सब्जेक्ट सेम है, मतलब पेयर्ड हैं। इसीलिए इस टेस्ट को पेयर टू सैंपल टेस्ट कहा जाता है। इसके पहले के टेस्ट में क्या था, अनपेयर टू सैंपल टेस्ट में सैंपल 2 थे और सब्जेक्ट भी अलग अलग थे। अगर कंडीशन अलग थी तो सब्जेक्ट भी अलग थे, लेकिन इस टेस्ट में सैंपल 2 हैं लेकिन सब्जेक्ट सेम है, अर्थात ये एक दूसरे से पेयर्ड है या कनेक्टेड है। तो अब इसी एग्जाम्पल को आप देखिए और क्या करना है हमको, जैसे पिछले टेस्ट में हम करते आए हैं, हमें हाइपोथेसिस बनानी है। 2 हाइपोथेसिस हम बनाएंगे और नल को हम टेस्ट करते हैं कि वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। तो इसमें नल हाइपोथेसिस आपकी इस एग्जाम्पल से क्या बनेगी, ट्रेनिंग वॉज नॉट इफेक्टिव बिकॉज इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 9 स्टूडेंट्स। ये हो गई कि जो ट्रेनिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव जो 9 स्टूडेंट्स की मेमोरी कैपेसिटी है उस पर नहीं पड़ रहा है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी क्या होगी कि द ट्रेनिंग वाज इफेक्टिव बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। की ट्रेनिंग क्या है, वो इफ़ेक्टिव थी क्योंकि इसने स्टूडेंट्स की मेमोरी कैपेसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब टी स्टैट के फार्मूला को देखिए, क्योंकि टी स्टैट को कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत होगी और वो फार्मूला आपका क्या है, स्लाइड पे देखिएगा। T इक्वल्स टू डी बार माइनस 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा डिफरेंस अपॉन अंडर रूट n। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या है, जहाँ पे डी बार इक्वल्स टू मीन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन x एंड y। x और y जो 2 सैम्पल्स हैं, x और y, उनका जो डिफरेंस है उसका जो औसत या मीन है वो आपका आ गया डी बार। नेक्स्ट आपका क्या है, सिग्मा डिफरेंस। सिग्मा डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस। एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला वो आपका क्या है, सिग्मा डिफरेंस। और एन आप जानते ही हैं कि एन क्या है, एन इक्वल्स टू सैम्पल साइज। हाइपोथेसिस आपने बना ही ली है। तो अब देखते हैं टी स्टेट के फॉर्मूला को। टी स्टेट के फॉर्मूला में हमको ये देखना है कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, टू फाइंड, तो पहला देखिए, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी वी शैल फर्स्ट हैव टू वर्क आउट द मीन। मीन क्या हो गया, डी बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे
तो डी बार निकालना है जो कि मीन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्स एंड वाई है, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस। तो इसको भी अलग अलग फार्मूला से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब आ जाइए, इसके पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या कहा था हमने, डी बार को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, अपना डेटा एक टेबल में सेट कर दिया। सेट करने के बाद जो डेटा हमको क्वेश्चन से मिला हुआ था, उसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे, मीन ऑफ डिफरेंसेस या डी बार को निकालने की। डी बार को निकालने का क्या फॉर्मूला है, डी बार इक्वल्स टू समेशन डी अपॉन एन। इसके लिए हमें पहले समेशन डी कैलकुलेट करना होगा, जो कि x माइनस वाई अर्थात ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है। देखिए स्लाइड पे, x माइनस वाई आपने निकाला, x माइनस वाई करने के बाद उसे ऐड करके, x माइनस वाई आपका कैसे निकला, आपने x में से y को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये आपका इक्वल्स टू d हो जाएगा। तो x माइनस वाई करने के बाद उसे ऐड करके समेशन d या डिफरेंस ऑफ समेशन निकाल लेंगे। ठीक है, समेशन डी आपका कैसे निकला, ये डिफरेंसेस जो आपने एक्स वाई का निकाला उसको आप सम कर देंगे तो समेशन डी आपका आ जाएगा, जो कि कितनी वैल्यू इसकी आई है, -7। अब इसी की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला में बिठाएंगे। किस फॉर्मूला में, समेशन डी अपॉन एन, हमको डी बार निकालना है ना, तो समेशन डी अपॉन एन, समेशन डी की वैल्यू हो गई आपकी -7, एन हो गया 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.778 आ जाएगा, जो कि मीन ऑफ डिफरेंस या डी बार होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको टी स्टैट में निकालनी थी। कौन क्या निकालना था, डी बार, जो कि आपका निकल गया, बच क्या गया, सिग्मा डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस। अब टी स्टैट के फॉर्मूला में जो बचा है वो क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस है, जिसे कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा डिफरेंस इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर माइनस डी बार का होल स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ये है फॉर्मूला। अब देखिए, आपको इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने समेशन डी इक्वल्स टू -7 निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, समेशन डी, ये इस फॉर्मूला में एक और रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ गई, समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर करने के लिए आप एक नया कॉलम बनाएंगे, जिसमें आप पहले डी स्क्वायर निकाल लेंगे, जो डी की वैल्यू आई है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस आया है उसका आप स्क्वायर कर लेंगे और लास्ट में उसको सम कर लेंगे, तो समेशन डी स्क्वायर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़, आपकी समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 29, आपने 29 रख दिया। उसके बाद डी बार की वैल्यू का होल स्क्वायर करना है, डी बार की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, -0.778 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको n यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे n-1 या 9-1 से, तो t की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सॉरी इसकी सिग्मा डिफरेंस की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, जो कि डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.715। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को टी स्टैट के फॉर्मूला में सेट करेंगे। टी स्टैट का फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल्स टू डी बार -0 डिवाइडेड बाई सिग्मा डिफरेंस अपॉन अंडर रूट एन। सबकी वैल्यूज़ क्या क्या आ गई हैं, डी बार की वैल्यू आपकी कितनी है, -0.778, सिग्मा डिफरेंस की वैल्यू आपकी कितनी है, 1.715, एन इक्वल्स टू 9। तो इसको जब हम टी के फॉर्मूला में रखेंगे तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1.361। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वही पुराना प्रोसीजर रिपीट करना है। हम कहाँ पे जाएंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में, टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में वन टेल टेस्ट के अंदर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टी की वैल्यू देखनी होगी। अब आप कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी n-1 होगा। ठीक है,
1 सैंपल टी टेस्ट में n-1 था और ये बदल गया था किस में, अनपेयर्ड 2 सैंपल टी टेस्ट में, और 2 सैंपल पेयर टी टेस्ट में ये n-1 ही होगा। तो n आपका 9 है, -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमको कौन कौन से मिल गए, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1 टेल टेस्ट और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, वो मार्क करके हमने रखा है 1.860। अब देखिए, अब बारी है इंटरप्रिटेशन की। टेबुलेटेड वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1.860। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, -1.361। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू। सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ -1.361 and tabulated value is 1.860. So we will accept the null hypothesis that there are no effect of training on the memory capacity of 9 students. अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर ट्रेनिंग से मेमोरी कैपेसिटी में अंतर नहीं आया तो दोनों ग्रुप्स के स्कोर में डिफरेंस क्यों है। ये डिफरेंस सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के कारण हो सकते हैं। सो क्या करेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस जो थी वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है। कोई भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मेमोरी को बढ़ा ही दे, ठीक है। ये भी संभावना हो सकती है कि उसका कोई असर ना हो। लेकिन अगर स्कोर्स आप देखेंगे तो कभी कभी है कि ट्रेनिंग के पहले क्या था, किसी सैम्पल उसमें कि ट्रेनिंग के पहले मेमोरी कैपेसिटी कम थी, ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा थी। तो ये आपका सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। सो वी कैन इन्फर दैट द ट्रेनिंग वाज नॉट इफेक्टिव। नाउ all the 3 types of t-test have been completed. The next video will be on the topic of the chi-square test, which is a non-parametric test of hypothesis testing. Thank you.